हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। कल के दिन ओपन हुआ था, आज सेकंड लास्ट डे है, कल क्लोज हो जाएगा। जिसमें हम लोग जानेंगे इसका लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल के दिन ओपन हुआ था, कल क्लोज हो रहा है 22 सितंबर को। बुक बिल्ड इशू आईपीओ 730 करोड़ का, कॉम्बिनेशन है फ्रेश इशू का 603 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल 127 करोड़ का किया जा रहा है। यहाँ पे अलॉटमेंट किया जाएगा गाइज 27 सितंबर को अलॉटमेंट डेट रखा गया। एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड होगा और 4 अक्टूबर का डेट रखा गया है। 366 टू 385 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बन रखी गई है। और यहाँ पे अगर हम बात करें मिनिमम अमाउंट का, तो 14,630 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसके अगर हम बात करें गाइज, इसके लीड मैनेजर जो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड इसके लीड मैनेजर है। लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार है। वहीं अगर हम बात करें गाइज इस आईपीओ के देखा जाए तो इसका जो ऑफर दिया गया है 43.63% का एंकर इन्वेस्टर, 31.37% का क्यूआईबी, 15% का एचएनआई, 10% का रिटेल को ऑफर दिया गया है। प्रोमोटर है प्रदीप कुमार अग्रवाल, ललित कुमार अग्रवाल, रवि अग्रवाल, देवेंद्र अग्रवाल और प्रदीप कुमार अग्रवाल एचयूएफ, ललित कुमार अग्रवाल एचयूएफ, रवि कुमार अग्रवाल एचयूएफ, देवेंद्र कुमार अग्रवाल एचयूएफ और सर्वप्रिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रोमोटर है। प्री इश्यू होल्डिंग 78.36% का, पोस्ट इशू 69.63% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 318.5 करोड़ का फंड जो है सो रेज कर चुका है। तो यहाँ पर अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पर लोन्स इसका रिपेमेंट करना चाह रही है। इसके सब्सिडरी जो कि सिग्नेचर ग्लोबल होम, सिग्नेचर इंफ्रा बिल्ड, सिग्नेचर डेवलपर, एक्सटर्नल बिल्डकॉन का पर जो सो लोन्स है जिसका रीपेमेंट प्रीपेमेंट करना चाह रही है। और इसका फंड्स का जो सो इन्फ्यूज करना चाह रही है सब्सिडियरी पर भी। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाह रही, लैंड एक्विजिशन और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए पर्पज़ के लिए आईपीओ लाया गया है। क्यूआईबी सब्सक्राइब नहीं किया गया अभी तक। एचएनआई से 1.5 टाइम का सब्सक्राइब है जो कि फुल्ली हो चुका है। रिटेल से भी 0.97 टाइम्स का जो कि लगभग फुल्ली हो चुका है। टोटल है 0.57 टाइम्स का जो कि अभी अंडर देखने को मिला, 57% के आसपास सब्सक्राइब किया। फुल्ली भी नहीं हुआ है सब्सक्रिप्शन। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें 34 रुपीज़ का है, 8.83% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। तो अब क्या करना चाहिए, देखिए कंपनी का जो बिजनेस है ना 2000 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। और इसके ये जो एनसीआर रीजन में, दिल्ली एनसीआर में कंपनी का मेनली ऑपरेट कर रहा है, जो कि अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट हाउसिंग जो कि यूनिट सप्लाइड के टर्म्स में जो है सो ऑफर करती है। और ये जो कंपनी है ऑपरेशन स्टार्ट किया था सोलेरा प्रोजेक्ट से 6.13 एकर्स में, जो कि गुरुग्राम में स्टार्ट किया था ऑपरेशन। और उसके बाद आज जो है सो बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया है। और 23 मार्च में अगर देखा जाए तो कंपनी लगभग 27,965 रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल यूनिट्स को सेल कर चुका है दिल्ली एनसीआर में। और इसका सेल्स ग्रोथ के टर्म्स पर कंपनी जो है लगभग 42.46% का रेवेन्यू सीएजीआर के साथ कंपनी ग्रोथ किया था 21 के कंपैरिजन में, 21 के कंपैरिजन 23 में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ किया था। सिग्नेचर ग्लोबल जो है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, जिसके कारण ये अफोर्डेबल हाउसिंग को जो सपोर्ट कर रहा है, जिससे कस्टमर्स को असिस्ट वगैरह भी करती है ऑर्डर लेने में, जिसमें जो कि ड्रीम होता है कस्टमर्स का कि उनका खुद का होम हो एक बड़े सिटीज़ में जैसे दिल्ली एनसीआर में। तो उनके लिए जैसे ये मतलब कि प्रोवाइड करती है, फोकस करती है, अफोर्ड करवाती है। और ये पॉलिसी जैसे अफोर्डेबल पॉलिसी, हाउसिंग पॉलिसी 2013, अफोर्डेबल प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी और दीनदयाल जन आवास योजना जैसी सर्विस पॉलिसीज़ के अंडर जैसे प्रोवाइड करता है। कंपनी का एस्पायर है कि वैल्यू होम्स ऑफर करना, कॉम्बिनेशन है अट्रैक्टिव डिज़ाइंस और अमेनिटीज़ का। अनदर एस्पेक्ट है गाइस कंपनी का कि ये जो सो प्रोजेक्ट्स को के वैल्यू को जो सो इन्हांस कर सके और लिविंग इन्वायरमेंट को बेटर क्रिएट कर सके, इसके लिए जो सो कंपनी काम करती है। फिनेंशियल देखिएगा तो 20 में 263 करोड़ का रेवेन्यू, लॉसेस था 56 लाख करोड़ का। और 21 में 154 करोड़ का रेवेन्यू, लॉसेस था 86 करोड़ का। 22 में 939 करोड़ का रेवेन्यू, लॉसेस था 115 करोड़ का। 23 में 1585 करोड़ का रेवेन्यू, लॉसेस था 63 करोड़ का। तो कंपनी लॉसेस देखने को मिल रहा है। और कोविड पैंडेमिक के कारण इस कंपनी को बहुत बड़ा लॉसेस वगैरह भी हुआ था। और इसका नेटवर्क ये जो ईपीएस और पी रेशियो जो है ना, ये भी नेगेटिव में देखने को मिल रहा है।
मतलब कि अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर रीजन में ना जो अफोर्डेबल हाउसिंग में ये लायन मार्केट शेयर, बहुत बड़ी मार्केट शेयर ये कवर करती है, लेकिन लॉस जर्नी देखने को मिल रहा है, प्लस निगेटिव पी रेशियो देखने को मिल रहा है, प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा रखा गया है। अगर हम रिस्क की बात करें तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे कैश फ्लो भी निगेटिव है, 23 में देखिएगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में निगेटिव देखने को मिला है। और यहाँ पे रिस्क है कि कंपनी को लॉसेस देखने को मिला, नेटवर्थ निगेटिव देखने को मिल चुका है पास्ट में, सब्सिडरीज पर जो है बहुत ज़्यादा लॉसेस वगैरह आया है, तो इसके कारण कंपनी इम्पैक्ट पड़ सकता है, एक थोड़ा सा इसके ऊपर इम्पैक्ट है। प्लस बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रियल एस्टेट मार्केट के परफॉर्मेंस पर दिल्ली एनसीआर रीजन में, जो कि एक बिजनेस कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर सकता है। प्लस इसके कॉम्पिटिटर भी बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनी जैसे DLF लिमिटेड हो गया, मैक्रोटेक डेवलपर्स जिसको लोधा ग्रुप भी बोलते हैं वो हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी जिसके जो है सो कॉम्पिटिटर है। प्लस इस पर जो हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 का जो बेनिफिट्स मिलता था ना उसको विड्रॉ कर लिया गया, और दीनदयाल जन आवास योजना को इससे भी जो है सो बेनिफिट्स को विड्रॉ कर लिया गया, जिसके कारण इसके बिजनेस को अफेक्ट पड़ सकता है। प्लस अगर लैंड्स की या फिर लैंड के प्राइस में इंक्रीज होता है या फिर लैंड अवेलेबल में शॉर्टेज वगैरह होता है डेवलपमेंट के लिए, तो इसके ऊपर रेवेन्यू का पर जो है ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और सिग्निफिकेंट एक्सपेंस की जरूरत होती है डेवलपमेंट के लिए, रिक्वायरमेंट है, और वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करे, जो मैंने बताया DLF है, माइक्रोटेक डेवलपर्स है। कोई पैंडेमिक जैसी सिचुएशन फिर से होती है, कंपनी के प्रॉफिट में इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी को इम्पैक्ट पड़ेगा इस प्रॉफिट ये पैंडेमिक के सिचुएशन के कारण। और प्लस अगर देखा जाए अभी के लिए चाइना में रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बुरी तरह से कोलैप्स किया है, तो अगर ये चीज़ इंडिया में भी होता है ना गाइस, इसके वजह से कंपनी के बिजनेस को बहुत बड़ी इंपैक्ट पड़ सकती है। तो ओवरऑल आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो, क्योंकि जो सेल रियलाइजेशन है इस पर कंपनी पर जैसे ऑन हैंड अभी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ लगे हैं, तो इसलिए गाइस ये जो है आने वाले टाइम में अपने आप को बदल भी सकता है, प्रॉफिट की ओर बढ़ सकती है। इसलिए थोड़ा सा ये हाई रिस्क और लो रिटर्न IPO है, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं तो आप इसमें अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रिस्की इन्वेस्टर है तो। अदरवाइज आप इसको स्किप कीजिए, लिस्टिंग भी उतना कोई खास नहीं, ठीक ठाक दे रहा है 8% के आसपास, तो आप इसमें लिस्टिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स से पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।